आपको रिपीट कर देते हैं। सॉलिड ऐसा पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। क्या हो? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकार निश्चित होता है ठोस अवस्था कहलाती है। तो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं कि सॉलिड स्टेट है। अगर कंपैरिजन की बात करें, इस मतलब तीनों में कंपैरिजन की बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो अगर शेप की बात करें तो सॉलिड में क्या है कि सॉलिड जो है डिफिनिट शेप, डिफिनिट ज्योमेट्री शो करता है, यानी इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम डेस्टर लें तो इस डेस्टर में कुछ न कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूट हैं, यानी अवयव हैं, कोई ना कोई पार्टिकल है जिससे कि ये एक निश्चित आकार को धारण करता है। अब इस डेस्टर में आप देखेंगे कि इसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। यानी अगर दूसरा एग्जांपल अगर आप इस चाक को लें तो चाक में भी वही प्रक्रिया कि इसके जो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, तो जो भी है तो उसमें क्या है कि इसका सभी कॉन्स्टिट्यूट, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, जो कुछ भी है, सारे के सारे अवयव इसके एक डिफिनिट शेप में हैं। यानी सॉलिड स्टेट की एक प्रॉपर्टी ये भी निकल के आती है कि जितने भी सॉलिड स्टेट में पदार्थ होंगे उनकी क्या होगी? रेगुलर ज्योमेट्री होगी, यानी उनका जो अरेंजमेंट होगा वो नियमित क्रम में होगा। जैसे आप नियमित क्रम की बात करें तो यानी अगर हम डायग्राम शो करें तो ये आप एक प्लस ले लीजिए, एक माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर क्या निगेटिव, प्लस, माइनस, प्लस, फिर प्लस, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। यानी अगर इन सिरों को आप मिला दें, आप इन चीजों को अगर सभी आयंस को आप मिलाते जाएं तो आप देखेंगे कि एक जाल बन जाएगा। क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि यानी सॉलिड स्टेट में जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगा कि एक पहले पॉजिटिव आयन, फिर क्या नेगेटिव आयन, फिर पॉजिटिव आयन, फिर नेगेटिव आयन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड स्टेट जो होगा उसमें सभी के सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे कि एक निश्चित ज्योमेट्री के रूप में रखे जाएंगे, है ना। तो अब लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में अगर आप देखें तो लिक्विड में इनके कॉन्स्टिट्यूट और एटम जो है वो निश्चित तो होते हैं, पर इनके बीच की जो दूरी होती है, अंतरा आणविक बल की जो दूरी होती है वो ज्यादा होने के कारण इसमें एक फ्लो होता है। और फिर क्या होता है कि इन्हें आप जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो वैसा ही से वैसी ही आकृति को ग्रहण कर लेगा। जैसे अगर एक गिलास आप पानी ले लीजिए या फिर आप अपने बैग में जो वाटर रखते हैं बॉटल में, उस बॉटल में अगर आप पानी डालते हैं तो जैसा शेप बॉटल का है सेम वैसा ही शेप उस पानी का भी हो जाता है, यानी लिक्विड की बात हो गई। अब फिर बात आई गैस की, तो गैस क्या है कि गैस में जो कॉन्स्टिट्यूट है इसके बीच का जो अंतरा आणविक बल होता है
वो बहुत कम होता है। बहुत कम होने के कारण इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत कम होगा, जिसके कारण इसके अणुओं के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होगी और उस कारण से आप इसको प्रेशराइज भी कर सकते हैं। जैसे इस समय उज्ज्वला योजना आप देख रहे हैं, उज्ज्वला योजना में जो आप सिलेंडर लेके आते हो या फिर कोई भी गैस सिलेंडर को जब आप यूज करते हो तो उसमें जो भी होता है उसमें एक पिस्टन हो, तो अगर एक कंटेनर आप रख दें और यहाँ पे आप पिस्टन लगा दें, यहाँ पे पिस्टन लगा दें, तो इस पिस्टन को अगर इसमें गैस है और इस पिस्टन को अगर आप नीचे की तरफ दबाएं तो जितना ज़्यादा आप प्रेस करेंगे ये गैस जो है अपने आप ये कंप्रेसिबल होगा, ये संपीड्य होगा। ठीक, अब बात आती है दूसरे, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की बात करें तो इसमें कंपैरिजन में इसमें क्या होगा, वेरी स्ट्रांग होगा, इसमें क्या लिक्विड में क्या होगा, वे इसके सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड में क्या होगा, कम होगा और गैस में सबसे कम होगा। अब बात आती है डेंसिटी की, तो इसकी जो डेंसिटी होगी, सॉलिड स्टेट की जो डेंसिटी होगी वो सबसे मोर डेंस होगी और जो लिक्विड की होगी वो मॉडरेट होगी, यानी इसका और इसका सबसे कम। ठीक, अब बात आती है सॉलिड को आप कितने भागों में बांट सकते हैं। तो सॉलिड मोस्टली आप बांटेंगे दो भागों में, यानी सॉलिड को अगर आप देखें तो सॉलिड स्टेट जो सॉलिड है इसको आप दो भागों में बांटेंगे। एक होगा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होगा एमॉर्फस सॉलिड। ठीक, इन्हीं दो सॉलिड का आपको अध्ययन करना है। तो इस सॉलिड में अगर आप देखें तो पहला जो पॉइंट होगा, इस सॉलिड की डिफिनेशन आपको याद हो गई होंगी, यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाता है या ठोस अवस्था कहलाती है। तो इसको दो भागों में आप बांटेंगे, एक क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा क्या एमॉर्फस सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय ठोस। तो एमॉर्फस पहले आप लेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होगा वो क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट होगा, रेगुलर अरेंजमेंट, यानी क्रिस्टलीय ठोस जो होंगे उनके जो कांस्टिट्यूट होंगे यानी अलवेलीय कण जो होंगे उनकी वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे, यानी नियमित क्रम में व्यवस्थित होंगे। यानी आप देखेंगे कि एक कांस्टिट्यूट आपने लिया, कोई पार्टिकल ले लिया, जैसे आप नमक ले सकते हैं तो उसमें एक सोडियम का होता है, फिर क्लोराइड का होता है। उसमें आप देखेंगे कि जो NaCl होता है उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आगे आने के लिए ना पढ़ेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो होगी, एक जो सोडियम आयन होगा वो 6 क्लोराइड आयन से जुड़ा होगा और एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से जुड़ा होगा। तो यानी अगर एक एग्जांपल के तौर पे आप इसका डायग्राम ड्रा करें तो आप देखेंगे कि ये जो
अरेंजमेंट है इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो अरेंजमेंट है वो आप पाएंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी एकांतर क्रम में आप देखेंगे, एकांतर क्रम में सभी इसके जो आयन हैं वो सभी पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, यानी यहाँ पे पॉजिटिव, फिर निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव। अब आप देखेंगे कि अगर आप इस डायरेक्ट लेफ्ट टू राइट मूव करें तो यहाँ पे आप पाएंगे कि इस पॉजिटिव के एकांतर क्रम में आप देखेंगे फिर नेगेटिव आयन है, फिर इसके बाद पॉजिटिव आयन, फिर नेगेटिव आयन, फिर नेगेटिव आयन। अब आप ऊपर से चलें तो ऊपर से देखेंगे पहले पॉजिटिव आयन, फिर नेगेटिव आयन, फिर पॉजिटिव आयन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो भी स्ट्रक्चर होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, रेगुलर अरेंजमेंट में होंगे। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो एक अन्य आप प्रॉपर्टी देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट, तो अगर कोई पदार्थ है, जैसे आप NaCl को अगर नमक को आप मेल्ट करें या फिर फिटकरी को मेल्ट करें, आपने कभी प्रायोगिक तौर पे तावे पे रख के देखिए या फिर आगे की क्लासों में देखेंगे तो वहाँ पे एक मशीन आती है जिसमें आप रखेंगे, कैपिलरी में रख करके उसको रख देंगे तो वो डिटेक्ट करके तुरंत बता देता है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इस अरेंजमेंट में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो क्या होगी, 60 होगी। मेल्टिंग पॉइंट जो होगी वो क्या होगी, 60 होगी। मेल्टिंग पॉइंट 60 होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा कि ये जो होगा वो एनिसोट्रॉपिक नेचर का होगा, एनिसोट्रॉपिक नेचर। अब विषमदैशिक हिंदी होगी विषमदैशिक यानी जो इसकी हिंदी होगी वो क्या होगी, विषमदैशिक। तो आइए समझते हैं कि विषमदैशिक क्या है। अब इसमें देखेंगे आप विषमदैशिक में इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, यानी अगर आप किसी भी दिशा में फ्लो में चले तो आप अगर इधर से चले तब भी इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट एक जो कैरेक्टर है ये दूसरा शो होगा। यानी अगर यहाँ से आप देखें, यहाँ से इस छोर से यहाँ पे चले, आगे जो भी एटम होगा तो इस छोर से यहाँ पे जाने पे इस आयन से लेके इस आयन तक, कैटायन से एनायन तक जाने पर आप देखेंगे अल्टरनेट क्रम में आप पा रहे हैं सभी अरेंजमेंट में। अगर आप इस दिशा में चले तो भी, लेकिन अगर आप इस त्रियक इसको करें, यहाँ पर देखिए, अगर इसको त्रियक करें तो इस निगेटिव आयन यानी एनायन के रिस्पेक्ट में आप जब देखेंगे तो ये एनायन ही होगा, ठीक। तो यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको यदि दिशा के साथ उसकी प्रॉपर्टी बदल जाए, यानी इधर से आप देखेंगे तो कुछ और आएगा, इधर से देखेंगे तो कुछ और आएगा, या फिर अगर दूसरी लाइन में आप देख लेंगे, इसको ले लें तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी, तो यह इस पे प्रॉपर्टी क्या है, एनायन की है, और इस पे प्रॉपर्टी क्या है, कैटायन की है। यानी उसकी समस्त जो गुण है
वो डिफरेंट स्थितियों में क्या हो बदल जाए, वो क्या होगा एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी होगा। अब बात आती है एमार्फस सॉलिड की। एमार्फस सॉलिड, अच्छा क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं क्वार्टर या फिर चार, या फिर आप जिस डेट्स पे बैठे हैं उसको भी ले सकते हैं, जो भी आप एज यू लाइक। फिर आप देखेंगे एमार्फस सॉलिड, एमार्फस सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय ठोस। तो अब इसमें जो अरेंजमेंट होगा, पहला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा इनरेगुलर अरेंजमेंट होगा, इनरेगुलर अरेंजमेंट, इनरेगुलर अरेंजमेंट। इसमें जो होगा इनरेगुलर अरेंजमेंट मतलब कि अगर एक आयन है यहाँ पे तो इसके जस्ट आप देखेंगे कि वहां पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में देख रहे थे कि पॉजिटिव के बाद पुनः जो है निगेटिव आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। यानी इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम और आयन की जो व्यवस्था होगी, उसके अणुओं की जो व्यवस्था होगी वो नियमित नहीं होगी, यानी कि अनियमित होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इररेगुलर अरेंजमेंट रखते हैं। अब बात आती है कि अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कभी भी निश्चित नहीं हो सकती। आप यहाँ पे कुछ और ज्ञात कर रहे हैं, किसी अन्य और अच्छे हायर इंस्ट्रूमेंट से ज्ञात करेंगे तो कुछ और आएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी जो इसकी मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होती है बदलती रहती है। मेल्टिंग पॉइंट चेंज होती रहती है, चेंज मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी चेंज होती रहेगी। अब दूसरी बात आती है कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसका आता है कि ये कैसे नेचर का होगा, तो ये क्या होगा आइसोट्रोपिक नेचर का होगा, आइसोट्रोपिक नेचर। ये जो होगा आइसोट्रोपिक नेचर का होगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये समदैशिक, इसकी हिंदी होगी समदैशिक, यानी जिसके क्या हो कि सभी गुण वो चाहे जिधर से आप चले सभी जगह से क्या हो कि हर स्थितियों में उसकी जो गुण है वो क्या हो कि सभी दिशाओं में समान आए, तो उसको आप बोलेंगे आइसोट्रोपिक यानी समदैशिक नेचर। तो अगर आप एक डायग्राम के रूप में ड्रा करें इसको तो आप पाएंगे कि एक आपने आयन ले लिया, ठीक, यहाँ प्लस निगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक, या फिर निगेटिव प्लस फिर निगेटिव। तो इनकी जो प्रॉपर्टी आप चाहे इधर से चले या फिर इधर से चले या फिर इधर से चले, सभी स्थितियों में इनके जो गुण होंगे वो एक ही आएंगे, यानी इनके जो गुण हैं वो परिवर्तित नहीं होंगे। तो ये तो रही बात समदैशिक की। अब अगर इस समदैशिक के एग्जाम्पल में और ये क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड में एक इसके प्लेन की बात करें
तो आप देखेंगे कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सपोज दैट हमने ये चार्ट लिया हुआ है, अगर इस चार्ट को आप देखें तो इस चार्ट को अगर आप कट करें तो ये निश्चित तौर पे एक प्लेन पे कट जाएगा, यानी कहीं पे भी इसके जो अरेंजमेंट होंगे वो कम नहीं होंगे। यानी अगर आप काटेंगे, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, इसको आप इमेजिन करिए कि आप इसको कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कट कर रहे हैं तो ये निश्चित तौर पे सीधी उसमें कटेगा, सीधे प्लेन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है, और ये प्रॉपर्टी क्यों आ रही है, ये प्रॉपर्टी इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्या है कि वो जो है रेगुलर अरेंजमेंट में है, जिसके कारण इसकी प्रॉपर्टी आ रही है। अब इसकी जो बात आती है समदैशिक यानी एमार्फस सॉलिड की, तो एमार्फस सॉलिड को आप रबर ले लीजिए। जैसे आप जो गर्ल्स अक्सर लगाती हैं अपने जूड़े में, तो अगर उस रबर को आप देखें तो, या फिर जो पॉलिशर मशीन है उस पॉलिशर मशीन को आप ले लें, उसमें जो पॉलिश लगाने के लिए जो रबर होता है उसको आप कट करें तो निश्चित तौर पे वो कभी भी एक प्लेन में नहीं कटेगा। तो वो इसलिए है क्योंकि वो विसंदैशिक है। तो आप इसके एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट, अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर